तो फाइनली सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का एक और न्यू चैप्टर आ चुका है। तो लास्ट चैप्टर के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि सुहो और जितने भी बाकी कोरियन एस रैंक हंटर होते हैं वो सभी लोग तैयार हो जाते हैं एस रैंक डंजन में जाने के लिए। वहाँ पर सभी लोग प्लेन में चढ़ जाते हैं एंड गेट के अंदर एंटर कर जाते हैं, बट वहीं पर सीन एकदम कट ऑफ हो जाता है, पूरा ब्लैंक हो जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं जिस प्लेन में वो लोग आए थे वो प्लेन डिस्ट्रॉय हो चुका था, वहाँ पर कुछ भी बचा नहीं था, बस सुहो अकेला वहाँ पर पड़ा हुआ था। एंड ही वाज सेइंग यह सब कुछ कैसे हो गया। एस रैंक गेट में आने के साथ यहाँ पर क्या हुआ किसी को भी नहीं मालूम। एंड यहीं पर हम लोगों ने अपना लास्ट चैप्टर रोक दिया था। बट इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर तुम लोग इस चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को हाइप करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें यहाँ पर गेट के अंदर एंटर करने से पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना सुहो प्लेन में बैठा हुआ होता है, जहाँ पर सुहो के बगल में ही पाक डोजिन बैठा हुआ होता है। एंड वो बोलता है अरे तुम थोड़ा सा एंसियस लग रहे हो सुहो। जहाँ पर सुहो कहता है मुझे इस बात का फिक्र हो रही है वह कहीं पहले जाने की वजह से सारे रिवार्ड को क्लेम ना कर ले। जहाँ पर थॉमस आंद्रे ने एक टॉस करने के बाद डिसाइड किया कि कौन पहले जाएगा, और उस टाइम पर अपना सुहो भी वहाँ पर नहीं था। जहाँ पर पाक डोजिन बोलता है अरे तुम भले ही परेशान हो जाओ लेकिन उससे कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। सुहो भी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, कोई भी ऐसे डंजन को क्लियर करे यह अच्छी ही बात है। लेकिन हाँ सुहो यह भी सोचता है कि उसे किसी भी तरह से स्क्वेंजर गिल्ड से तो अच्छा परफॉर्म करना है। उसके बाद बेक्योनो कहता है सुहो तुम चिंता मत करो, स्क्वेंजर गिल्ड को एक दूसरे ही माइनिंग की जरूरत पड़ेगी, उसके बदले में तुम्हारी जो समनिंग आर्मी है वो काफी ज्यादा एडवांटेज में है। सुहो भी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। जहाँ पर पाक डोजिन नोटिस कर पा रहा होता है कि सुहो के अंदर का जो माना था वो पहले से भी ज्यादा इंक्रीज कर चुका है। मतलब हाँ एक हफ्ते पहले जो अपना सुहो था वो अब काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। जहाँ पर पाक डोजिन यह भी नोटिस करता है कि सुहो ही नहीं बल्कि बाकी के जो कोरियन हंटर्स हैं उन सभी का माना भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि इन सभी को कुछ न कुछ वेपन सुहो ने बनाकर दे रखा है। जिसके बाद सुहो बोलता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, मैंने तुमको कोई भी शैडो आइटम नहीं दिया ना। पाक डोजिन ये लो यह तुम्हारे लिए एक शैडो आइटम है जो कि मुझे कल ही मिला था, प्लीज इसे एक्सेप्ट करो मेरे थैंक्स के तौर पर जो तुमने मुझ पर भरोसा दिखाया था जिसन प्रिजन इंसिडेंट्स के दौरान, उसके लिए यह है। जहाँ पर पाक डोजिन बोलता है कि उसने सुना है कि ये जो शैडो आइटम है यह सुहो अपनी एबिलिटी से क्रिएट करता है। बट हाँ वह सुहो से डाउटफुली भी पूछता है कि क्या इसमें कोई प्राइवेसी इन्फ्लेक्ट तो नहीं होगी। जहाँ पर सुहो थोड़ा सा घबरा जाता है और वो बोलता है अरे नहीं भाई ऐसा कोई भी बात नहीं है, और हाँ अगर तुम सच में इसको पहनने में अनकंफर्टेबल फील करने वाले हो तो मत पहनो, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद पाक डोजिन वो सारी बातों को याद करता है जो कि उसने आरसा से की थी। जहाँ पर डोजिन बोलता है ठीक है अगर इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा तो मैं इसको पहनने वाला हूँ और इसका अच्छा खासा यूज करने वाला हूँ। उसके बाद हम चोई जंग को देखते हैं जो कि पायलट के सीट पर बैठा हुआ होता है और वो बोलता है पाक डोजिन हमें किसी तरह से इस रेड को सक्सेसफुली बनाना ही पड़ेगा, तो इसलिए हर कोई फोकस करो, हम लोग गेट के अंदर बस एंटर ही करने वाले हैं। फाइनली वो लोग गेट के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पर सभी लोग यह देख रहे होते हैं तो अच्छा यह है एक एस रैंक का डंजन, यह तो बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा है, क्या इसे हम एक दिन में क्लियर कर पाएंगे। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो एरोप्लेन था उसके विंग्स जो थे वो चलना बंद हो जाते हैं, और चोई नोटिस कर ही लेता है कि हाँ जो एयरप्लेन है उसने अपने पावर को लॉस कर दिया है जैसा कि उन लोगों ने सोच रखा था। तो हाँ अब यह बहुत देर तक नहीं उड़ पाएगा, इसलिए हर कोई तैयार हो जाओ सेफली लैंड करने के लिए। उसके बाद चोई जंग वहाँ पे सबके सामने आता है और वो बोलता है कि सभी लोग ध्यान से सुनो, इस रेड का प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो साफ साफ क्लियर है कि हम लोग इस डंजन को आसानी से क्लियर करना है। लेकिन हाँ यह पार्टी बनाना मतलब हाँ स्क्वेंजर गिल्ड के साथ आना एक अच्छे खासे वॉर की फाउंडेशन है जो कि फ्यूचर में हो सकती है, तो सभी लोग मिलकर काम करेंगे और इसको कामयाब बनाएंगे। सभी लोग एकदम तैयार होते हैं जोश से भरे हुए होते हैं। जहाँ पर पाक डोजिन समझ रहा होता है एक पार्टी ना जो कि हम लोग साथ मिलकर लड़ने वाले हैं। जहाँ पर अपने डोजिन के बगल में एक हंटर बैठा हुआ होता है जो कि बोलता है सॉरी जितना तुम लोग सोच रहे हो यह इतना स्मूथ नहीं होने वाला, यह जो पार्टी है वो मेरे वे में आ रही है जो कि मैं करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो पता नहीं कुछ तो अपनी एबिलिटी का यूज करता है जिसको सुहो भी नोटिस कर लेता है एंड अचानक से पूरा प्लेन ही ब्लास्ट कर जाता है। एंड इस इंसिडेंस को स्क्वेंजर गिल्ड वाले लोग भी देख रहे
होते हैं कि पूरी जो कोरियन वाला प्लेन होता है वो एक्सप्लोड हो चुका है, जिसको देखकर आंद्रे कहता है वाह क्या धमाकेदार एंट्री की है इन लोगों ने। जहाँ पर अपने आंद्रे के साथ एक हंटर होता है, वो बोलता है क्या हम लोग ऐसे ही निकल जाने वाले हैं, क्योंकि आंद्रे वहाँ से जाने लग जाता है। आंद्रे कहता है क्या तुम सच में इन लोगों की कब्र खोदकर यहाँ पर प्रे करने वाले हो? वो लोग एक एस रैंक के अवेकनर्स हैं, ठीक है, वो लोग इतने आसानी से नहीं मरने वाले, तो चिंता मत करो, तुम अब रेड की तैयारी करो, हम लोग को एक अच्छा खासा रेड करना है। इसके बाद फिर से हम वहीं पर जाते हैं जो कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, जहाँ पर सुहो अकेला पड़ा हुआ होता है स्नोक के बीच में। आसपास एयरप्लेन के पार्ट्स पड़े होते हैं, जहाँ पर सुहो सोचता है अचानक से एयरशिप ब्लास्ट हो गई, क्या हुआ था वहाँ पर, और इस ब्लास्ट की वजह से हर कोई कहीं न कहीं जा चुका है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अपने सुहो को या तो महसूस हो रहा होता है कि जो उसने शैडो आइटम्स लोगों को दी है वो सेफ है, इसका मतलब यह है कि बाकी सभी लोग भी सेफ है। जिसके बाद वो अपने शैडो सोल्जर्स को तैयार करता है ताकि वो इन सबको ढूंढ सके। जहाँ पर सुहो यह भी सोचता है क्या वो पूरी पार्टी को ढूंढे और उन्हें इकट्ठा करे, लेकिन हाँ वह सोचता है नहीं, वैसे भी स्क्वेंजर गिल्ड से पीछे ही है, तो यह सब करना और टाइम में बर्बादी होगी। अपना जो चोई जंग है वो सबको प्रोबेबली इकट्ठा कर ही लेगा और रेड को स्टार्ट कर ही देगा, और जितने भी हंटर्स हैं इस रेड के अंदर वह सारे के सारे हाईली एक्सपीरियंस है, तो शायद मुझे उनकी हेल्प करनी नहीं पड़ेगी। जिसकी वजह से अब जो सुगो होता है इस पूरे डंजन में सोलो ऑपरेट करने वाला है। वो निकल जाता है इस डंजन की तरफ, जहाँ पर वह एक ऐसी जगह पर पहुँचता है और वह बोलता है कि अच्छा यहाँ पर बॉस हो सकता है। एक स्नो माउंटेन, अचानक से जिस तरफ वो भाग रहा था वो ग्राउंड एक्सप्लोड हो जाता है, जिसमें से काफी सारे मॉन्स्टर निकलने लगते हैं। जहाँ पर अपना सुगो समझ जाता है कि ये जो पहले एनिमी है जो कि उसको मिले हैं इस डंजन के दौरान, तो वो लोग उनको मारना चालू करता है। एंड फाइनली रेड चालू हो जाता है। एंड इसके बाद ये जो माउंटेन था, इसी माउंटेन के पास हम लोग एक केव टाइप का एरिया देखते हैं। एक बड़ा सा स्टैचू होता है और उसके सामने एक एल्फ टाइप की जो मॉन्स्टर या फिर लिविंग थिंग होती है वो बैठी हुई होती है, जहाँ पर वो बोलती है कि ग्रैंडपा मतलब कि ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं इस मूर्ति को, और वो बोलती है कि अब यहाँ से हम लोग कैसे प्रोसीड करें। मुझे पता है कि जो चाचा हैं वो जल्द ही विलेज को छोड़कर चली जाने वाले हैं, और जब ऐसा होगा तो मैं ही वह होंगी जिसे सारी विलेज को लीड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही सबसे वहाँ पर बड़ी होने वाली हूँ। क्या मैं सच में सबको अपने आप ही लीड कर सकती हूँ? उसके बाद हमें इस एल्फ की पूरी पिक्चर दिखाई जाती है, काइंड ऑफ ये बच्ची सी लग रही होती है, जहाँ पे कुछ स्टोरी बताई जाती है इस विलेज के बारे में। वह कहती है कि उसके विलेज में अडल्ट्स के बाद आखिरकार सिर्फ बच्चे ही बच गए हैं, और एक दिन हमारे पास कोई ऐसा ही हेवन से आया जो कि उड़ते हुए एक ड्रैगन पे था, ब्लैक विंड ड्रैगन के ऊपर, और पहली बार उस टाइम पर हम लोग मिले चाचा से। चाचा की केयर की वजह से हम आइस एल्फ जो थे वो इस डेंजरस स्नोफील्ड में जिंदा रह पाए, तो इसलिए विलेज का हर कोई जो है वो चाचा को ही फॉलो करने लगा, और एक टाइम पर आके चाचा जो है वो विलेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गयी। लेकिन हाँ, जब भी चाचा हमें अपने वर्ल्ड के बारे में बताती हैं जिसमें वह रहती हैं, तो हमें जो है वो एंजाइटी फील होती है, क्योंकि हाँ उसमें यह पता चलता है कि एक दिन चाचा इस जगह को छोड़कर चली जाएंगी। अब जो आदमी तुमको बचा रहा है वो तुमको छोड़कर चले जाएगा, यह सुनकर तुम्हें कितना ही बुरा लगेगा। तो हाँ, ये जो आइस एल्फ होती है जो कि अभी एक मूर्ति के सामने बैठी थी, वो वहाँ से बाहर निकलती है और वो सोचती है कि अगर एक बार चाचा यहाँ से छोड़कर चली गई तो वो विलेज में सबसे बड़ी होगी, जिसके बाद उसको पूरे विलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एंड अचानक से वो देखती है कि उसके सामने कुछ जायंट मॉन्स्टर आ रहे होते हैं उसको मारने के लिए, जिसको देखकर वह सोचती है अरे एक आइस जायंट क्यों यहाँ आ रहा है, ये लोग तो यहाँ पर नहीं होने चाहिए। एंड उसके बाद वो अपने आप को वहाँ से बचाने की कोशिश करती है, उस मॉन्स्टर पर अटैक करने की कोशिश करती है, जहाँ पर वह उसको मारने ही वाली होती है कि अचानक से अपने सुओ के शैडो सोल्जर जो होते हैं, जो शैडो सोल्जर इन्हीं मॉन्स्टर के जैसे होते हैं, ऑफ कोर्स सुओ ने इनको मारकर फिर से अपने शैडो आर्मी में ऐड कर लिया है, तो वो इस लड़की के सामने वाले मॉन्स्टर को मार डालते हैं, जहाँ पर यह लड़की सोचती है कि यह लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, और इन जायंट मॉन्स्टर में से तो एक छोड़कर भाग भी जाता है, जहाँ पर सुओ के शैडो सोल्जर एक बचे हुए मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग सुओ को देखते हैं जो कि एक जायंट मॉन्स्टर के ऊपर बैठा भी होता है, मे बी ये उनका बॉस होगा, जो कि यहाँ पर बोलता है कि जब भी ऐसे मैजिक बिस्ट जो होते हैं एक दूसरे को अबेंडेंट करते हैं तो उनके लिए डिसएडवांटेज ही होता है, जहाँ पर सुओ कहता है हाँ उसे और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पर हार नहीं सकता। एंड इस चीज को देखने के बाद ये छोटी वाली आईएसएफ लड़की सोचती है कि अच्छा तो इस आदमी की वजह से यह सारे जो जायंट्स है वो हमारी तरफ आ रहे हैं। वह
सोचती है कि हाँ ये पक्का हमारा एनिमी है और इन मास्टर को ये जानबूझकर इधर लेकर आ रहा है। तो वो सोचती है कि अगर उसे स्नोफील्ड में बैलेंस बनाना है तो इसे इस सुहो को मारना ही पड़ेगा। वो काइंड ऑफ सुहो पर अटैक करने चली जाती है, जहाँ पर सुहो उससे पूछता है कि क्या तुम भी एक मॉन्स्टर हो, एंड सुहो भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वह फर्स्ट मोनार्क की डिसेंडेंट सुहो की शैडो आर्मी के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ती है। एंड हम लोग देखते हैं कि सुहो इसको देखकर मन ही मन सोचता है यह बहुत ही छोटी सी लड़की है, इसको देखकर लग रहा है कि एक आई सेल्फ है। इतने सारे मॉन्स्टर क्रिएचर को छोड़कर मैं यहाँ पर एक छोटी लड़की से टकरा गया। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह फर्स्ट मोनार्क की डिसेंडेंट जंप लगाकर सुहो के पीछे आ जाती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। एंड सुहो कहने लगता है यह तो दिक्कत की बात है। एंड यह बोलने के साथ ही वह उसको पकड़ लेता है एंड वह उसको जमीन पर पटक देता है। एंड वह उसको कहने लगता है कि अगर तुम मुझे प्रॉमिस करोगी कि तुम मेरे ऊपर दोबारा से अटैक नहीं करोगे देन मैं तुमको जान से नहीं मारूंगा। एंड तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बात भी कर सकती हो। एंड वहीं पर हम लोग देखते हैं फर्स्ट मोनार्क की डिसेंडेंट यानी कि इस आई सेल्फ की जान निकल जाती है एंड वह रोने लगती है। एंड वह कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो और तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एंड आगे वह कहने लगती है कि उसको उसके विलेज में जाना है जहाँ पर काफी सारे लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, उसके काफी सारे सिबलिंग्स हैं जिसको उसको ध्यान रखना पड़ता है। एंड यह कहने के बाद वह रोने लगती है, वह पूरे टाइम कहने लगती है प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं सुहो के 4 जायंट सोल्जर को जो कि यह सब चीजें देख रहे होते हैं। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं सुहो को जो कि उस आई सेल्फ को छोड़ देता है और अपने इन्वेंटरी को ओपन कर कुछ ढूंढने लग जाता है। एंड वहीं पर बेरू आ जाता है जो कि सुहो से कहने लगता है यंग मोनार्क आपका प्रेशर इनफ है एक बच्चे को रुलाने के लिए। अब आप जिस तरीके से धीरे धीरे डरावते बनते हुए जा रहे हैं यह देख कर तो मैं काफी ज्यादा हैरान हो चुका हूँ। अब आगे यह सुनकर ऑफ कोर्स सुहो को गुस्सा आ जाता है एंड वह चिल्लाकर बेरू को चुप होने के लिए कहता है। एंड हम लोग देखते हैं कि सुहो अपने इन्वेंटरी से एक चॉकलेट को बाहर निकालता है एंड उस आइस एल्फ के सर पर हाथ रखकर कहने लगता है अब तो रोना बंद कर दो यार, देखो मैं तुम्हारे लिए यह चॉकलेट लेकर आया हूँ। एंड हम लोग देखते हैं यह लड़की चुप हो जाती है एंड वो चॉकलेट को खाने लगती है। एंड इस चीज को देखकर सुहो को पता चलता है कि यह एक आइस एल्फ है एंड वह इसी डंजन में ही रहती है। यहाँ पर वह अपने ग्रैंडफादर के ग्रेव को विजिट करने के लिए आई थी और इस आइस एल्फ ने जो सुहो के ऊपर अटैक किया था उसके पीछे एक रीजन है। उसको लग रहा था कि सुहो यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर का जो ग्रेव है वह उसको तोड़ने के लिए ही आया है। एंड इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए वह सुहो के सामने उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुहो उसका नाम पूछता है एंड वह आई सेल्फ कहती है कि उसका नाम है सिरका और सुहो भी कहने लगता है आई एम संग सुहो, जो सुनकर यह सिरका कहने लगती है संग सुहो, लाइक वो प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रही होती है ठीक से सुहो का नाम। एंड फिर से सुहो कहता है नहीं इट्स अ संग सुहो। एंड फिर से वह कहने लगती है संग ये तुम्हारे नाम के साथ हो क्यों है, जो सुनकर सुहो वाज लाइक अभी तुमको नाम प्रोनाउंस करने को गिव अप कर देना चाहिए, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुहो यहाँ पर वह उसको बताने लगता है कि वह एक हंटर है जो कि मॉन्स्टर को मारता है। यहाँ पर इस डंजन को क्लियर करने के लिए वह आया है एंड वह अकेला नहीं है, उसके साथ उसके साथी है बट इस समय पर वो लोग सेपरेट हो चुके हैं। एंड ये हंटर वर्ड सुनने के बाद सिरका थोड़ी सी डर जाती है एंड वह कहने लगती है हंटर, बट सुहो उसे कहने लगता है नहीं डरने की बात नहीं है, हम ऐसा नहीं है कि हम मॉन्स्टर को हंट करते हैं, हम लोग ऐसे ही मॉन्स्टर को हंट नहीं करते, हम लोग हंट करते हैं लोगों को बचाने के लिए। ये सुनने के बाद सिरका थोड़ी सी खुश हो जाती है एंड वह कहने लगती है फिर तो सिरका और हो दोनों ही सेम टू सेम है, मतलब कि सुहो और सिरका वो दोनों ही सेम टू सेम है। सिरका आगे कहने लगती है वह भी हंट करती है अपने सिबलिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सब सुनने के बाद सुहो खुश हो जाता है एंड वह कहने लगता है तुम इतनी छोटी सी उम्र में अपने सिबलिंग्स का ध्यान रखती हो, उन्हें प्रोटेक्ट करती हो। और सिरका काफी खुश होते हुए कहती है हाँ वह यहाँ पर इस विलेज में ओल्डेस्ट है बट यहाँ पर चाचा के आने के बाद वो यहाँ पर सारे बच्चों का ही ध्यान रखती है, चाचा की मतलब यानी कि चाहीन। एंड चाचा वर्ड सुनने के बाद सुहो थोड़ा सा सोचने लग जाता है एंड वह कहने लगता है चाचा। एंड फिर वह अपने मन में कहता है चाचा क्या इस डंजन का बॉस है। एंड वहीं पर सिरका कहने लगती है जब इस विलेज के सारे एडल्ट्स एकदम से डिसअपियर हो गए थे
देन सडनली चाचा आसमान से नीचे आई। आगे सिरका बताने लगती है कि जो चाचा नाम की कैरेक्टर है वो उनमें से काफी ज्यादा अलग है, मतलब कि वो एक डिफरेंट स्पीसीज है जो काफी ज्यादा कूल है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और ये आइस एल्फ को यहाँ पर प्रोटेक्ट करती है। आगे सिरका बताने लगती है चाचा इज अ वार्म एंड कोजी। चाचा को जब हम लोग हग करते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है एंड चाचा के पास विंग्स भी हैं और चाचा के पास वेरी गुड सेंस ऑफ स्मेल है। यह सब सुनने के बाद सुहो अपने दिमाग में सोचने लगता है डिफरेंट स्पीसीज, वार्म एंड कोजी, ब्लैक विंग, गुड सेंस ऑफ स्मेल एंड वो इमेजिन करने लगता है कुछ ऐसा मॉन्स्टर और वह मन ही मन में कहने लगता है हाँ ऐसे टाइप के एक मॉन्स्टर को मैंने रिसेंटली मारा था। इस टाइप का बॉस यहाँ पर इस डंजन में मिलने वाला है। बट इस टाइम पर सुहो रियलाइज कर चुका था और स्माइल करके मन ही मन में कहने लगता है नहीं, ये जो चाचा नाम का मॉन्स्टर है अगर ये आसमान से ऊपर नीचे गिरा है तो इसका मतलब यह है यह डंजन फॉर्म होने के बाद यहाँ पर आया है, इसका मतलब वो इस डंजन का बॉस नहीं है। उसके बाद सुहो यहाँ पर सिरका को कहने लगता है कि उसको यहाँ पर जाना पड़ेगा, वो बहुत ही ज्यादा बिजी है एंड सिरका को मिलकर उसको काफी ज्यादा अच्छा लगा। बट हम लोग देखते हैं कि सिरका उसको रोक लेती है, उसे जाने नहीं देती एंड वो कहने लगती है हो मतलब संगसुहो को वो हो ही बुलाती है। जो संगसुहो है वो हवा से ही ऐसी टेस्टी खाना एकदम से समन करके लेकर आता है तो यहाँ पर वो अगर उनके साथ रुकेगा तो यहाँ पर जितने उसके विलेज के लोग हैं वो सब यहाँ पर आराम से रह पाएंगे, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर सुहो यहाँ पर उसको कहता है नहीं, उसको कहीं जाना है, उसके पास एक मिशन है जिसको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वो उसको सॉरी बोलने लगता है बट सिरका उसे फिर से रोकती है एंड वह कहने लगती है प्लीज देयर इज नो वे कि तुम यहाँ पर हमारे साथ रुक जाओ एंड वंस अगेन सुहो उसे मना कर देता है जिससे सिरका थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है एंड हम लोग देखते हैं सिरका गुस्से से अपनी नाइफ को बाहर निकालती है और सुहो को थ्रेट देने लगती है कि मुझे माफ करना, अगर तुम यहाँ पर रुकना नहीं चाहते हो तो मुझे अपने सिबलिंग्स के लिए तुम्हें बिट्रे करना पड़ेगा और तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना पड़ेगा। आगे सिरका कहने लगती है कि जो सुहो की एबिलिटी है हवा से खाना लेकर आ सकता है, ये एबिलिटी अगर वो अपने साथ अपने विलेज में लेकर जाए एंड चाचा जब उनको छोड़कर चली जाएंगी तब उनके विलेज के लोग बिना खाए नहीं रहने वाले, क्योंकि वो लोग बहुत ही लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे और जब चाहे उनके साथ आए तो उनका स्ट्रगल थोड़ा सा कम हुआ। बट बहुत ही जल्द चाचा वहाँ से चली जाने वाली हैं, तो अभी फिर से उनका विलेज काफी ज्यादा मुश्किल वक्त से गुजरने वाला है। फॉर दैट रीजन वो चाहती थी कि सुहो उसके साथ ही चला जाए एंड जो सुहो की एबिलिटी है वो उसकी मदद करे एंड हम लोग देखते हैं कि सुहो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और सिरका की नाइफ की तरफ देखता है एंड सडनली हम लोग देखते हैं कि सिरका की जो नाइफ होती है वो टूट जाती है और सुहो कहने लगता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर काफी ज्यादा डेस्परेट हो बट मैं भी यहाँ पर काफी ज्यादा डेस्परेट हूँ एंड यहाँ पर सुहो क्लियरली बता देता है कि अगर वो उसका रास्ता रोकेगी तो सुहो उसके ऊपर इजिली नहीं जाने वाला और सुहो फिर से कहता है अगर स्टिल तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो तो फिर हम लोग देखते हैं कि सुहो अपने इन्वेंटरी से काफी सारी चीजों को समन करता है, लाइक काफी सारे चॉकलेट, काफी सारे स्नैक, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीजें समन कर उसको दे देता है एंड यह सब चीजें देकर सुहो कहने लगता है चलो यार अभी तो थोड़ा कंप्रोमाइज कर लो, चलो यह सारी चीजें लेकर तुम अपने विलेज में चली जाओ। और फिर से सुहो सिरका से माफी मांगता है क्योंकि वो उसके साथ नहीं जा सकता। आगे सुहो कहने लगता है तो चलो फिर ठीक है मैं चलता हूँ एंड कुछ देर आने के बाद सुहो अपने मन में सोचने लगता है एक अकेले बच्ची को माउंटेन के थ्रू अपने विलेज में जाएगी, क्या यह उसके लिए सेफ है, क्या मैं अपने एक शैडो सोल्जर को उसके साथ भेज दूं। एंड हम लोग देखते हैं सिरका को जो कि सुहो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होती है एंड वह कहने लगती है तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे हो, तुम मुझे जान से मार सकती थी, मुझे मार दो। फिर सुहो कहने लगता है तुमको मारना मेरे लिए सही नहीं होगा, सिरका को जिंदा रहना पड़ेगा। सिरका यहाँ पर अपने सिबलिंग्स के लिए अकेले काम कर रही है तो सिरका का जिंदा रहना काफी ज्यादा जरूरी है एंड सुहो फिर से उससे माफी मांगता है एंड वह कहने लगता है आई एम सॉरी मैं तुम्हें ज्यादा हेल्प नहीं कर पाया एंड यह बोल के वह वहाँ से चला जाता है। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं सिरका को जो अकेले ये सारी चीजें लेकर जाने लगती है अपने विलेज में एंड वह अपनी मन ही मन में कहने लगती है उसने 2 बार मुझे जाने दिया, इवन दो उसको मैं जान से मारने के लिए अटैक कर रही थी और उसने जाते टाइम मुझे इतना सब कुछ दे दिया। एंड वह कहने लगती है कि हो को समझना काफी ज्यादा मुश्किल है बट हो के पास एक वार्म फील आ रही थी जैसा कि चाचा के पास से आती है। एंड आगे सिरका जाने लगती है एंड सडनली हम लोग देखते हैं कि एक लेडी उसके पास आ जाती है एंड वह उससे पूछती है आई सेल्फ क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। एंड वहीं पर हम लोग देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि ये आशा होती है, इंसेक्ट मुनाक की डिसेंडेंट। उसके बाद
सिरका उससे सवाल करने लगती है कि आखिरकार तुम हो कौन। एंड आरसा उससे कहती है कि हम यहाँ पर कुछ लोगों को ढूंढ रहे हैं, क्या तुम यहाँ पर जो कुछ भी जानती हो हमें बताओगी। एंड हम लोग देखते हैं सिरका सुहो की बात याद करती है कि सुहो ने कहा था कि यहाँ पर उसके काफी सारे लोग हैं जो कि उससे सेपरेट हो चुके हैं, तो उसको लग रहा था कि ये जो लड़की है वो उनमें से एक है। तो सिरका उनसे पूछने लगती है क्या तुम हो को ढूंढ रही हो। ये सुनकर आरसा कहने लगती है हो नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, हम लोग यहाँ पर फर्स्ट मोनार्क के लेगेसी को ढूंढ रहे हैं, तो क्या तुम बता सकती हो कि आखिरकार वह कहाँ पर है। ये सुनकर सिरका कहने लगती है फर्स्ट मोनार्क मतलब मेरी ग्रैंड बा। ये सुनकर आरसा स्माइल कर कर कहने लगती है देयर इज नो वे कि यहाँ पर फर्स्ट मोनार्क की ये ग्रैंड डॉटर है। आगे आरसा कहने लगती है ओके आई सी, तो तुम फर्स्ट मोनार्क का एक सक्सेसर हो। यह सब सुनने के बाद सिरका थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है एंड वह कहने लगती है फर्स्ट मोनार्क मतलब क्या। आरसा कहने लगती है हम लोग भी मोनार्क के डिसेंडेंट है और हम लोग मोनार्क बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। और वो सिरका को कहने लगती है क्या तुम हमारे साथ मोनार्क नहीं बनना चाहोगी, चलो हमारे साथ आ जाओ और एक मोनार्क बन जाओ। बट वहीं पर सिरका उनको मना कर देती है एंड वह कहने लगती है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हो। एंड ऊपर से उसको यह सारी चीजें उसको अपने विलेज में भी लेकर जाना है। एंड यह सब चीजें बोलकर सिरका वहाँ से चलने लगती है। एंड वह बोलने लगती है कि ये जो लड़की है वो हो की कामरेड नहीं है एंड इससे एक अलग ही वाइब आ रही है जो कि बिल्कुल भी वार्म नहीं है। एंड हम लोग देखते हैं सडनली आरसा इमीडिएटली सिरका के सामानों को तोड़ देती है और वहीं पर सिरका को एकदम से एक इंसेक्ट का यूज कर उसको बांध लेती है। एंड वह कहने लगती है हमारे पास जो क्वेस्ट आया है दैट इज हमें फर्स्ट मोनार्क के डिसेंडेंट को अलाइव बनाना है, पर बातचीत करके अलाइव बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग थोड़ा सा रब भी जा सकते हैं। एंड वहीं पर हम लोग देखते हैं सिरका को जो कि काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, वह हिल भी नहीं पा रही होती है, वह काफी ज्यादा डरी हुई थी। और वहीं पर आरसा कहने लगती है बीइंग अ गुड गर्ल एंड बिकम आवर कंपेनियन, हमारे साथ तुम आ जाओ अलाइव बन के। तो इस चैप्टर की शुरुआती में हम लोग एक अलग ही ग्रुप को देखते हैं जहाँ पर चोईजंग और बाकी के सारे हंटर्स होते हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि सुहो ने जो चोईजंग को शैडो आइटम दिया था टॉर्च, उसको चोईजंग इस टाइम पर यूज कर रहा था एंड उसका लेवल 16 हो चुका था। यहाँ पर चोईजंग अपने फायर एबिलिटी और सुहो के शैडो आइटम टॉर्च को यूज करके काफी सारे आइस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था। और उसके साथ हम लोग एस रैंक हंटर मार डोंग वुक को देखते हैं और वहीं पर ए रैंक हंटर जोंगसुक भी होता है। बट उन दोनों को यहाँ पर कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था बिकॉज चोईजंग अपनी एबिलिटी को यूज कर लिटरली सिंगल हैंडली सारे मॉन्स्टर को खत्म कर रहा था। चोईजंग को ऐसे फाइट करता हुआ देखकर एस रैंक हंटर मांगडुक कहने लगता है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, हंटर चोईजंग जब हमारे साथ होते हैं हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। हंटर मार डोंगवू अपनी लाइन को फिनिश ही करता है और थोड़ा सा अपना गार्ड को डाउन करता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं कि चोईजंग कहने लगता है अपने पीछे देखो, और हम लोग देखते हैं कि सच में उसके पीछे काफी खतरनाक क्रिएचर मांग डोंगवू के ऊपर अटैक करने वाला था। बट हम लोग देखते हैं कि मांग डोंगवू स्माइल करता है और हमें पता चलता है कि सुहो ने जो उसको शैडो आइटम दिया था उसका नाम है डीमन एम्पेरर, जो कि एक शील्ड है, वो लेवल 12 का हो चुका है और उसका यूज कर एक खतरनाक शॉट देता है। और ये अटैक यहीं पर नहीं रुकता और उसके बाद हम लोग देखते हैं ए रैंक हंटर जोंगसुक को जो कि अपने गॉन्टलेट का यूज करते हुए एक सिंगल शॉट देता है और इसी के बाद यहाँ पर सारे के सारे मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं। अब जैसे कि यह डंजन एस रैंक डंजन है और जोंगसु यहाँ पर एक ए रैंक का हंटर है, तो वह कहने लगता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एस रैंक डंजन में ऐसा परफॉर्म करूंगा। जोंगसु बताने लगता है कि सुहो ने जो उसको शैडो आइटम दिया है और उनके साथ जो उन लोगों ने ट्रेनिंग कर लेवल अप किया है, यह सब कुछ उनके लिए हो रहा है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं दूर से बेक यूनो और उसकी बेटी बेक मियो आने लगती है और सामने आने के बाद हम लोग देखते हैं उन लोगों ने भी अलग अलग साइड में फाइट कर सारे मॉन्स्टर को हरा दिया है। और यहाँ पर जो बेक यूनो का शैडो आइटम है उसका नाम है बेगू, वो भी इस टाइम पर लेवल 20 का हो चुका है। और यहाँ पर बेक मियो को जो शैडो आइटम मिला है वो भी लेवल 10 का हो चुका है। अब इन सारे लोगों के शैडो आइटम को देखने के बाद हम लोग देखते हैं हंटर गिल्ड के संग किहुन को, जो कि काफी ज्यादा निराश लग रहा होता है बिकॉज सुहो ने उसको कोई भी शैडो आइटम नहीं दिया था। वो लोग काफी ज्यादा रस में थे तो उन लोगों को टाइम नहीं मिला, फॉर दैट रीजन सुहो उसके लिए कुछ भी नहीं ला पाया। उसके बाद हम लोग देखते हैं बेक यूनो को, जो कि कहने लगता है कि देखकर लग रहा है कि जो स्क्वेंजर गिल्ड वाले हैं वो हमसे काफी ज्यादा दूर चले गए हैं। और चोईजंग भी कहने लगता है हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें यहाँ पर जल्दी करना पड़ेगा। और यह जानने से पता चलता है कि यह जो प्लान था वो प्लान था बेक यूनो का, और यहाँ पर जितने लोग हैं ये सारे लोग मिलके एक साथ फाइट स्टार्ट कर देते हैं, ना कि वेट करके। वो लोग तो आगे जाने के लिए
लिए तैयार हो जाते हैं। बट बेक यूनो कहने लगता है कि हमारे जो 4 हंटर्स यहाँ पर हमारे साथ नहीं है उनका हम क्या करें। उसके बाद चोइजंग कहने लगता है उनके बारे में हम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और आगे हम लोगों को पता चलता है जो 4 हंटर यहाँ पर उनके साथ नहीं है उनमें से एक है सुहो ऑफ कोर्स, और उसके साथ जो 3 हंटर्स हैं वो 3 ग्रीन रिपर गिल्ड के बंदे हैं। एक लिम तेगु है जो कि ग्रीन रिपर गिल्ड का लीडर है, और इसी के साथ अपोस्टल पाक डोजिन, और उसके साथ योनसुक भी है। उसके बाद आगे चोइजंग कहने लगता है कि जो हंटर संगसू है वो स्टार्टिंग से ही स्क्वेंजर गिल्ड को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा, उनको डिफीट करने के बारे में वो सोच रहा था। फॉर दैट रीजन वो ऐसा ही सोचेगा कि वो अकेले चले ना कि ग्रुप में। उसके बाद चोइजंग कहने लगता है कि यहाँ पर जो ग्रीन रिपर गिल्ड है वो लोग सोल एडवेंचर टाइप के लोग हैं जो कि इंडिपेंडेंट चलना पसंद करते हैं। वो लोग शायद अपने अपने रास्ते चले गए होंगे। और चोइजंग यह कहने लगता है आफ्टर ऑल हम सब लोगों का एक ही गोल है, जहाँ पर बॉस का रूम है वहीं पर हमको जाना पड़ेगा। सबका कॉमन गोल है, फॉर दैट रीजन सब लोग चाहे जितने भी अलग अलग क्यों ना हो जाए एंड में जाकर एक ही साथ आना है सबको। उसके बाद हम लोग देखते हैं चोइजंग, बेक यूनो, मा डोंगवू ये सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं एंड ये लोग वहाँ से चलना स्टार्ट कर देते हैं। एंड वहीं पर हम लोग देखते हैं सीन कट ऑफ होता है और हम लोग फाइनली थॉमस आंद्रे को देखते हैं जो कि अपने गिल्ड मेंबर के साथ आगे बढ़ रहा होता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं कि थॉमस आंद्रे के ऊपर कोई नजर रख रहा था। और आगे हम लोग देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि अपोस्टल पाक डोजिन होता है, और अपोस्टल के साथ उसका बिलीवर एस रैंक हंटर भी होता है, आई मीन जिसको उसने अपने बिलीवर में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। उसके बाद आगे हमें पता चलता है थॉमस आंद्रे जैसे कि यहाँ पर एक नेशनल लेवल हंटर है, और यहाँ पर अपोस्टल चाहता है कि उसको अपने बिलीवर में ट्रांसफॉर्म करने का। अपोस्टल थॉमस आंद्रे को देखकर यहाँ पर कहने लगता है कि फाइनली यह मुझे यहाँ पर मौका मिल चुका है नेशनल लेवल थॉमस आंद्रे को अपने बिलीवर में ट्रांसफॉर्म करने का। थॉमस आंद्रे को अपने बिलीवर बनाने के बाद वह कुछ लोगों का सेक्रीफाइस भी वहाँ पर देगा जो कि लोग यहाँ पर कमजोर हैं। एंड इस टाइम पर थॉमस आंद्रे को पाने के लिए अपोस्टल कुछ भी करने के लिए तैयार है, और थॉमस आंद्रे अगर जब उसके साथ आ जाएगा तो इसका मतलब जो यह अपकमिंग वार आने वाली है इस वार के अंदर वो लोग डोमिनेट करेंगे। मतलब कि अपोस्टल को लग रहा था कि वो थॉमस आंद्रे को लेने के साथ ही जीत जाएगा। एंड आगे हम लोग देखते हैं कि थॉमस आंद्रे चलने लगता है और वहीं पर अपोस्टल तैयार हो जाता है एंड वह एक एरो को भी ड्रॉ करता है। एंड वह जैसे ही इस एरो को रिलीज करे इससे पहले हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ जाता है एंड वह कहने लगता है कि यह क्या सच है कि यहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा है दूसरे गिल्ड के मेंबर्स के साथ, बट इट डजंट मीन कि हम लोग दूसरे गिल्ड वालों के ऊपर अटैक करें। हम लोगों को उनके अटैक को अवॉइड करना पड़ेगा। और वहीं पर हम लोग देखते हैं अपोस्टल एकदम से फ्रीज हो जाता है एंड वह अपने एरो को भी हटा लेता है। एंड हम लोग देखते हैं कि पीछे से जो बंदा आता है वो कोई और नहीं बल्कि लिम तेगु होता है। एंड लिम तेगु आगे कहने लगता है एज ए गिल्ड मास्टर मैं इन सब चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। आगे वह अपोस्टल को सवाल करता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा, और रेड पार्टी को ज्वाइन न करके वो यहाँ पर छुप छुप के थॉमस आंद्रे के ऊपर नजर क्यों रख रहा है और उसके ऊपर अटैक करने के बारे में वह क्यों सोच रहा है। हम लोग देखते हैं कि पाक डोजिन अपोस्टल वहाँ पर बहाना बनाने लगता है कि यह एक कोइंसिडेंस था कि वह यहाँ पर लैंड कर गया जहाँ पर स्क्वेंजर गिल्ड के मेंबर्स हैं, और यहाँ पर उन लोगों के साथ उसका एक एनकाउंटर गलती से हो गया, और उसने आगे सोचा कि उन लोगों का पीछा करना और पीछा कर जो भी रिवार्ड उन लोगों को मिलेगा वो उनसे छीन लेगा। बट यह सब सुन के लिम तेगु बिल्कुल भी खुश नहीं होता और आगे वह कहने लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। उसके बाद लिम तेगु कहने लगता है कि जिस मोमेंट यहाँ पर अपोस्टल ने लैंड किया तब से वह अपोस्टल को ऑब्जर्व कर रहा है, और यहाँ पर जो अपोस्टल ने बोला कि वह कोइंसिडेंटली स्क्वेंजर गिल्ड के सामने लैंड हुआ यह भी एक झूठ है। एंड इन सब चीजों को सुनकर जो अपोस्टल होता है एंड उसका जो बिलीवर होता है वो एकदम सदमे में चले जाते हैं। अपोस्टल वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। आगे लिम तेगु कहने लगता है कि जो प्लेन क्रैश हुआ या किसी और ने नहीं बल्कि तूने ही किया है ली उनसुक की एबिलिटी का यूज करके। यह सब सुनकर ली उनसुक और अपोस्टल दोनों काफी ज्यादा चुप हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिम तेगु उन दोनों से डायरेक्टली क्वेश्चन करने लगता है कि तुम दोनों मिलकर यहाँ पर क्या करने की सोच रहे हो, और वहीं पर अपोस्टल कहने लगता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इस जैसे छोटे छोटे डिटेल को नोटिस कर लोगे, और हाँ मैंने सुना तुम्हारा सेंसेस काफी ज्यादा बढ़िया है। उसके बाद अपोस्टल पाक डोजिन कहने लगता है कि ली मिंगसन के साथ जो सीन हुआ वो बहुत ही बढ़िया वे में स्मूथली जाता अगर तुम बीच में ना आते। एंड इस टाइम पर फाइनली अपोस्टल पाक डोजिन ने यह एडमिट कर लिया था कि ली मिंगसन के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे उसका ही हाथ था। जो सुनकर लिम तेगु एकदम से शॉक्ड हो जाता है एंड अपोस्टल को कहने लगता है कि आखिरकार तू यह क्या बकवास कर रहा है। उसके बाद अपोस्टल पाक डोजिन अपने फ्रेगमेंट को बाहर निकालता है जिसको यूज कर वो हंटर्स को अपने बिलीवर में ट्रांसफॉर्म करता है, और वह कहने लगता है ओके तुम भी तो एक नेशनल लेवल हंटर हो बट स्टिल तुम एक एस रैंक हंटर हो, तुमसे भी
काम चलाया जा सकता है। एंड वहीं पर हम लोग देखते हैं कि लिम तेगु एकदम से तैयार हो जाता है अपोस्टल पर अटैक करने के लिए। अपोस्टल के हाथ में फ्रेगमेंट होता है जो कि उसकी तरफ फेंकने वाला था, और वहीं पर हम लोग देखते हैं कि लिम तेगु के पीछे सरप्राइज अटैक करने के लिए अपोस्टल का बिलीवर ली उनसुक भी तैयार था। मतलब लिम तेगु यहाँ पर चारों तरफ से फंस चुका था। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंसेक्ट मोनार्क की डिसेंडेंट आरसा को, जहाँ पर आरसा ने सिरका को अपने इंसेक्ट का यूज कर बांध कर रखा था। उसके हाथ में हम लोग देखते हैं कि स्टाफ फ्रेगमेंट होता है, एंड ऑफ कोर्स ये एक मॉडिफाइड स्टाफ फ्रेगमेंट है। आगे आरसा बताने लगती है कि यह जो फ्रेगमेंट है वो फर्स्ट मोनार्क की डिसेंडेंट के बॉडी में डालने के साथ ही यह कन्वर्सेशन वगैरह जो कुछ भी है यह करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही उसकी टीम को ज्वाइन कर लेगी। वहीं पर आरसा की जो कंपेनियन है वो भी कहने लगती है अगर तुम आरसा की बात मान लेती तो तुम्हारे साथ यह सब कुछ जबरदस्ती करना ही नहीं पड़ता, तुम बहुत ही ज्यादा स्टूपिड फर्स्ट मोनार्क की डिसेंडेंट हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं आरसा पूरी तरीके से तैयार होती है उस स्टाफ फ्रेगमेंट को सिरका की बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट मोनार्क की डिसेंडेंट सिरका काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। वो अपने मन ही मन कर रही थी कि उसको यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चल रहा कि वो सब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, उसको तो यहाँ पर सिर्फ अपने सिबलिंग्स को प्रोटेक्ट करना है, दैट्स इट। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सिरका होती है वो अपने मन ही मन कहने लगती है कि चाचा प्लीज हमारी हेल्प करो, मतलब कि वो चाइन से हेल्प मांग रही होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अपने ग्रैंडपा मतलब कि फर्स्ट मोनार्क को याद करने लगती है, एंड वह कहने लगती है कि ग्रैंडपा प्लीज मेरी मदद करो। एंड वहीं पर हम लोग देखते हैं आरसा अपने इंसेक्ट का यूज करके उसके पास ये फ्रेगमेंट को ले जाती है, और यह इंसेक्ट इस फ्रेगमेंट को सिरका के बॉडी के अंदर डालने ही वाला था, बट वहीं पर हम लोग देखते हैं कि सडनली सुहू का एक शैडो सोल्जर आ जाता है और इस इंसेक्ट को एकदम से पकड़कर फाड़ देता है। और भाई मैं तुमको बता रहा हूँ यह जो मोमेंट था वो एकदम गूस बम वाला था भाई, मुझे एकदम से गूस बम आ रहे होते हैं। एंड इन सब चीजों को देखकर आरसा और उसकी जो कंपेनियन होती है वो एकदम से काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुहो के शैडो सोल्जर ने सिरका को वहाँ पर बचा लिया था, और सिरका वहाँ पर कहने लगती है कि तुम तो सुहो के समन हो ना। एंड इन सब चीजों को देखकर आरसा वाज लाइक क्या हमारे आने से पहले ही जो फर्स्ट मोनार्क की डिसेंडेंट है वो शैडो मोनार्क की डिसेंडेंट को ऑलरेडी पहले से ही जानती है। एंड उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि आरसा के पास जो स्टाफ फ्रेगमेंट था वो पूरी तरीके से टूट चुका था। वहाँ पर आरसा कहने लगती है कि उसके पास कोई एक्स्ट्रा स्टाफ फ्रेगमेंट भी नहीं है, बट यहाँ पर वो संगसुहो के साथ फाइट भी नहीं कर सकती। एंड हम लोग देखते हैं कि आगे आरसा अपनी ऑरा को रिलीज करती है, एंड वह कहने लगती है कि बस हम फर्स्ट मोनार्क के डिसेंडेंट को किडनैप करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। आगे आरसा कहती है ग्रिंगा अब तुम्हारी बारी है, और यह ग्रिंगा आरसा का एक और कंपेनियन है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और यह सिंह देख के सिरका काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और यह मन ही मन कहने लगती है कि मैंने अपने गार्ड को डाउन कर लिया, आगे से मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। इन लोगों ने मेरे ऊपर फर्स्ट अटैक किया तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। एंड वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सिरका अपने वेपन को निकालती है एंड वहाँ पर चार्ज करने के लिए तैयार हो जाती है। एंड वह कहने लगती है कि इस बार वह इन सबको जान से मार देगी, बट सिरका उनकी तरफ पहुँचे इससे पहले आरसा का कंपेनियन ग्रेंगा आ जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। वो अपने मैसिव वेपन को रिलीज करता है जिससे सिरका को झटक देता है, और वहीं पर हम लोग देखते हैं कि जिन्हों का शैडो आर्मी आ जाता है उसको बचाने के लिए, बट ग्रेंगा काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वो एक सिंगल शॉट मार देता है सुहो के शैडो सोल्जर के ऊपर, एंड हम लोग देखते हैं कि वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है और ग्रेंगा ने एक ही शॉट में उस शैडो आर्मी को खत्म कर दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्रेंगा फाइनली यहाँ पर सिरका को पकड़ लेता है, और यहाँ पर ग्रेंगा का एनर्जी फील कर सिरका वाज लाइक ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, उसके पास करने लायक और कुछ भी चीजें नहीं है, एंड वो रोने लगती है, वो कुछ भी नहीं कर पाती। एंड हम लोग देखते हैं कि ग्रेंगा सिरका को आरसा के सामने लेकर आता है, एंड आरसा वहाँ पर कहने लगती है बीइंग अ गुड गर्ल यहाँ पर चुप हो जाओ तुम, अगर तुम ज्यादा हिलने की कोशिश करोगे तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि आरसा के ऊपर आसमान के ऊपर तो कोई तो आ चुका है जिसकी ऑरा को फील कर आरसा वहाँ पर कांपने लगती है, एंड वह कुछ भी नहीं कर पाती। एंड हम लोग देखते हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि सुहो होता है जो कि काफी रेज मोड में होता है, एंड वह कहने लगता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर इस बच्चे के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। आगे सुहो नोटिस करता है कि यहाँ पर सिरका वाज क्राइंग, सिरका यहाँ पर रो रही है, जो देखकर सुहो इमीडिएटली उनके ऊपर अटैक कर देता है। हम लोग देखते हैं कि ग्रिंगा इस अटैक को डॉज करता है, बट सुहो का जो यह अटैक होता है वो काफी ज्यादा मैसिव होता है, एंड ग्रिंगा उसके अटैक के प्रेशर को झेल नहीं पाता, बट वो बहुत ही ज्यादा ट्राई करता है, बट यह उसके लिए काफी ज्यादा था। हम लोग देखते हैं कि सुहो यहाँ पर फाइट कर रहा था, और इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर आरसा और उसका कंपेनियन ये दोनों ही एक साथ सिरका को लेकर भागने लगते हैं, एंड वो लोग अपने एक अलग ही लैंग्वेज में कुछ बातचीत करते हैं, लाइक मोनार्क
लैंग्वेज में वो लोग बात करते हैं जिसका कोई भी ट्रांसलेशन है ही नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आरसा और उसकी कंपेनियन वो दोनों ही वहाँ से भागने लगते हैं एंड बेसिकली आरसा यहाँ पर उसको एक पोर्टल ओपन करने के लिए बोलती है। उसकी कंपेनियन वहाँ पर पोर्टल ओपन भी कर लेती है। आरसा इस पोर्टल के अंदर जाने ही वाली थी बट हम लोग देखते हैं कि वो एकदम से फ्रीज हो जाती है बिकॉज उसके पीछे सुहो अपने मेसू ऑरा को रिलीज करता है। एंड ये पैनल भाई मैं बता रहा हूँ काफी गजब का था। इस टाइम पर मुझे गूज़बम्प आ रहे होते हैं। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पीछे से सुहो कहने लगता है कि तुमको क्या लग रहा, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम यहाँ पर भाग भी पाओगे। एंड वहीं पर हम लोग देखते हैं सिरका फिर से रोने लगती है जो देखकर सुहो काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है एंड वो कहता है बच्ची को वापस दो, रिटर्न द किड। एंड यहीं पर हमारा यह चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों को यह चैप्टर कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगले किसी और नए एपिसोड में, तब तक के लिए शायोनारा।